प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्याय के आरंभ में ही एक छोटी सी कहानी दी हुई है। एक बच्ची की कहानी है। ये है बच्ची जगीनी। इसके बारे में एक कहानी दी गई है। ये इसके बच्ची के गांव के पास ही एक मेला लगा और उस मेले में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बेचने वाले लोग जो थे वो आए हुए थे। उसमें कुछ चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले खिलौने, ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पर अलग अलग दुकानदार जो थे वो बेचने के लिए आए थे। जितनी बार भी मेला लगता था तो ये दुकानदार यहाँ पर सामान बेचने आते थे। जैसे ही मेला ख़त्म होता था तो ये दुकानदार अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगीनी बहुत हैरान होती थी। उसने अपनी माँ से ये पूछा कि ये लोग ऐसे एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते हैं। तो उसकी माँ ने उसे बताया कि वे लोग व्यापारी हैं और वो उन चीज़ों को वहाँ से खरीदते हैं जहाँ ये चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उन चीज़ों को लाकर वो क्या करते हैं, उनको मेलों में आकर बेच देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा अध्याय है ये भी कुछ इसी तरह के टॉपिक से संबंधित है। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। जो हमारा पिछला अध्याय था उसमें आप लोगों ने ये जाना होगा कि काले पॉलिश वाले बर्तन जो थे उसके बारे में जाना आपने। ये बहुत खूबसूरत बर्तन होते थे और ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ जो हैं ये कहाँ पे मिली हैं, पूरा स्थलों में मिली हैं। तो ये बर्तन वहाँ पर कैसे पहुँचे होंगे? अलग अलग व्यापारी जो हैं वो अलग अलग जगहों से लाकर इनको यहाँ पर उन्होंने बेचा होगा। प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत जो था वो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। रोमन साम्राज्य में इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी और इतनी ज़्यादा मांग होने की वजह से ही काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार जो था वो भारत के द्वारा किया जाता था। तो बच्चों, ऐसे हम ये मान सकते हैं कि उस समय बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ भारत जो था वो व्यापार करता था। हमारा आगे वाले पेज पे जब हम पेज 100 पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे व्यापार से जुड़ी एक कविता दी गई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि भारत में कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो समुद्री रास्तों के द्वारा दूसरे देशों में भेजी जाती थी। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज़ तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्नों और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि इन इन चीज़ों का उस समय जो था वो व्यापार किया जाता था। व्यापार के लिए अक्सर व्यापारी जो थे वो समुद्री रास्तों का प्रयोग करते थे। कुछ व्यापारी जो थे वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे और कुछ व्यापारी जो थे वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जो थी वो जल्दी पूरी कर लेते थे। अगला हमारा उपविषय है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रांत था और ये जो क्षेत्र था यहाँ पर बहुत से पर्वत, पठार, नदियाँ आदि थी और नदियों के मैदान थे यहाँ पर। और जो कावेरी नदी थी उसका जो मैदानी इलाका था वो सबसे अधिक उपजाऊ इलाका था। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जो नदियों के किनारे के क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। तो कावेरी नदी का जो मैदान था वो सबसे उपजाऊ मैदान था। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास क्या थी, काफ़ी अधिक संपत्ति थी। इसका जो वर्णन है वो संगम कविताओं के मूवेनदार में इसका वर्णन मिलता है। मूवेनदार जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए, मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये मुखिया थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था और ये दोनों ही केंद्र जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कवेरीपट्टनम था तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई था।
ये जो मुखिया थे ये लोगों से नियमित कर वसूल करने की बजाय उनसे उपहार की मांग करते थे और कभी-कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल जाते थे। साथ ही जो आसपास के इलाके थे यहाँ से भी वो क्या करते थे, शुल्क वसूल करते थे, मतलब कर वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और कुछ धन जो था वो अपने समर्थकों, रिश्तेदारों और सिपाहियों और कवियों में बांट देते थे। और जो बदले में उन जो संगम कवि थे वो अपने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, क्योंकि जो उनके मुखिया थे वो उन्हें क्या देते थे, कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े आदि दान में दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक जो राजवंश था उसका प्रभाव काफ़ी अधिक बढ़ गया। जो सातवाहन थे उनमें सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे। उनके बारे में हमें उनकी माता गौतमी बालश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे क्षेत्र में ये जो सातकर्णी जो थे, राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और इन्होंने सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों सभी तटों के ऊपर अपनी सेनाएं जो थी वो भेजी हुई थी। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला उपविषय है रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से जो रेशमी कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य माने जाते हैं। अभी भी इस समय में भी और पुराने समय में भी बहुत ही कीमती माना जाता था रेशमी वस्त्रों को। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था और ये लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। चीन से जो लोग पैदल, घोड़ों पर, ऊंटों पर दूर दूर की जगहों पर जाते थे वो अपने साथ इन रेशमी कपड़ों को ले जाते थे। जिस जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे उन रास्तों को रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना गया है। कभी कभी ये चीनी शासक जो थे वो क्या करते थे, ईरान और पश्चिम एशिया के जो शासक थे उनको उपहार के तौर पर ये रेशमी कपड़े जो थे वो भेंट करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम के कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इन चीन से इन कपड़ों को लाने के लिए दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। जब वो इन रास्तों से गुजरते थे तो जो आसपास के व्यापारी होते थे वो इन लोगों से यात्रा शुल्क भी लेते थे, मतलब टैक्स भी लेते थे। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा अब भी हम जब कभी चंडीगढ़ जाते हैं या पंजाब में जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं तो रास्ते में क्या होते हैं, टोल बैरियर होते हैं, टैक्स होते हैं, रोड टैक्स लेते हैं हम लोगों से, है ना। तो ये जो टैक्स लेने की परंपरा है ये कोई अभी की नहीं है, ये पुराने समय से ही प्रचलित है। तो इस तरह से वो भी क्या किया जाता था, इन व्यापारियों से उन रास्तों के ऊपर गुजरने के लिए टैक्स लिया जाता था। कई बड़े बड़े शासक जो थे वो इन मार्गों के ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि जब भी व्यापारी इन रास्तों से गुजरते थे तो वो उस टैक्स के रूप में उनको बहुत सारे तोहफे जो थे वो उन लोगों को देकर जाते थे। तो ये व्यापारी जो थे अपने राज्यों से गुजरते वक्त इन लुटेरों के आक्रमण से बचने के लिए इनको सुरक्षा भी प्रदान करते थे। मतलब जब ये टैक्स देते थे तो टैक्स के बदले में क्या दिया जाता था कि वो जिस मार्ग से गुजरेंगे तो अपनी सेनाएं वो साथ में भेजते थे कि रास्ते में कोई लुटेरे जो हैं वो उनको लूट ना लें। तो इस तरह की उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन थे? कुषाण थे। इन्होंने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भाग पर इन्होंने क्या किया, शासन किया था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। कुषाणों के शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस महाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।